नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग अमीर बनने का एक नया सबक सीखने वाले हैं। और चूँकि इसके पहले आप लोग ने पहली और दूसरी वीडियो में अपने अमीर के व्यवहार के बारे में सीखा था कि अमीर लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, उनकी सोच क्या होती है। वहीं पर एक गरीब आदमी का भी बिहेवियर और सोच के बारे में आपने सीखा। आपने दोनों लोगों का कंपेयर किया था कि एक किसी वस्तु विशेष को लेकर एक अमीर व्यक्ति क्या सोच सकता है और वहीं पर एक गरीब व्यक्ति क्या सोच सकता है। आप लोगों को उन दोनों के विचारों में अंतर समझ में आया होगा और आपने अमीर व्यक्ति की तरह सोचने का प्रयास भी किया होगा। आप अगर उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानो कि आप भी एक दिन अमीर बनेंगे या आप अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधार पाएंगे। चूँकि आज हम अमीर बनने का एक नया सबक सीखने वाले हैं। यूँ कह लीजिए कि अमीर बनने का हमारा ये पहला सबक होगा, वो ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनकर आपको हैरानी होगा, ताज्जुब होगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये कौन सी बात हो गई? अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते फिर किसी काम का वो पैसे क्यों लेते हैं? वो उनके पास इतना पैसे आते कहाँ से हैं अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं? तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि वो स्वयं काम नहीं करते हैं, उनका पैसा काम करता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप अगर किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आप वहाँ किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि आपको तनख्वाह मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, इसलिए आप काम करते हैं। अगर वो पैसा आपको नहीं मिले तो आप वहाँ काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई है? और आप वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, तब आपको पैसा मिलता है, मतलब आप पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। वहीं पर इसके विरोध में आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए उस कंपनी का जो ओनर है तो वहाँ है या ना है, तो भी उसका काम तो हो रहा है। पैसा वहाँ जो उसने लगाया है वो पैसा आपसे काम करवा रहा है, मीन्स उसके लिए वो पैसा काम कर रहा है। तो बात समझ में आ गया होगा कि अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस विचार को डीप में समझने के लिए दोस्तों, ये तो मैंने शॉर्टकट में थोड़ी सी बातें आपको समझाई है, लेकिन अगर आपको इसको डीप में समझना है तो लगभग 2 घंटे के आसपास आपको समय देना पड़ेगा। और यदि आपके पास ये 2 घंटे नहीं हैं तो आप इसको मत सुनिएगा। जब भी लाइफ में आपको अमीर बनने का मन करे या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का मन करे, या आपके पास जब समय होता है, तो इसे सुनिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि इसके सुनने के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। आप अमीर भी बन सकते हैं, नो डाउट, बट इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है दोस्तों, लेकिन उससे कम भी नहीं है। अगर आप इसकी राहों पे चले तो चलते हैं, इस सबक को शुरू करते हैं। तो ये जो सबक है इसमें बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो इसमें ये जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक तरह से आत्मकथा मान सकते हैं। उनका ये लाइफ में जो घटना घटी है उसी को उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इस सबक को सीखने के लिए चलिए कहानी के माध्यम से हम इसको सीखेंगे और शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपने डैडी से कहते हैं, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? वह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया और कहा, बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने कहा, क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने पूछा। हाँ बिल्कुल ऐसा कहा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया और फिर नाक पे चश्मा चढ़ाया, अखबार पढ़ने लग गए। मैं उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ?
अपने दिमाग के इस्तेमाल से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यार असली मतलब यह था कि बस मैं तुमसे इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बात बताई। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरा पार्टनर बनना चाहते हो? वो राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कूद गई और यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले हफ्ते तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाज़ों पर दस्तखत देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपना इस्तेमाल किया हुआ टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली और कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा कि हम आपको यह नहीं बता सकते हैं, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी होती गई। आखिर एक दिन माँ का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने हमको अल्टीमेट दे दिया कि इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े। फिर उन्होंने हमको 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन का दिन करीब आ गया। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया और उसी दिन डैडी हमारे पास सावधानी से करीब आए और उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघलकर द्रव के रूप में आ सके और इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे से छिद्र वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने भी सिर हिलाया। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के साँचों में के अंदर क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खुल टूट गया और सावधानी से मैंने ऊपर से आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। डैडी हैरान होकर, हे भगवान, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कह रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसे बना रहे थे। मेरे डैडी ने और उनके दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनके सामने आग और टूथपेस्ट का ट्यूब के बक्से के साफ सफ़ेद धूल के में लिपटे 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हाँ, यह एक गैर कानूनी है, डैनी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तुम पर हम गर्व करेंगे। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं।
जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया है। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़ चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। डैडी ने कहा, अगर तुम लोगों को यह सीखना ही है तो तुम माइक के डैडी से सवाल पूछो। माइक ने कहा, मेरे डैडी से? हाँ, तुम्हारे डैडी से। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारा डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता है कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही सब कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज़ा है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। तो हमने ये योजना भी बना ली कि उनसे कब और कैसे मिला जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर की श्रृंखला, 3 रेस्तरां थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वो कितनी भी देर घर लौटें। उसने पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनाने की तरकीब सिखा सकते हैं। माइक ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार को मिलते हैं, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। डैडी अभी फ़ोन पर हैं। उसने कहा कि हम लोग उनको पीछे के पोर्च में इंतज़ार करें। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर उसके पहले ही देखा फर्नीचर का वहाँ पर बहुत सी बू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन फर्नीचरों को संग्रहालय में होना चाहिए था। और वहीं पर सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी माँ से ज़्यादा थी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूर भी था जो मजदूरों का कपड़ा पहने हुए था। उन्हें खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। ये लोग कौन है? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं, माइक ने जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया?
पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा ऑफ़र है? नहीं, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर अचानक ही माइक के डैडी इंटर होते हैं। तो बच्चों तैयार हो? माइक के डैडी ने पूछा। हमने अपने सिर हिलाए। वे एक विशाल शरीर वाले, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी शरीर वाले व्यक्ति थे। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफ़र। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो मेरे पास समय नहीं है। यह मेरा ऑफ़र है और इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर मुझे तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकेंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर है, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करते हुए कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं, हम जो है कि मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बहुत ही बोरियत भरा भी था। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते थे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुब्बार भी आ जाता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमें से प्रत्येक को 3 छोटे सिक्के डाल देती थी हमारे हाथों पे। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई ख़ास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया, सिर्फ इसलिए कि काम करने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे कमाना सीखना चाहता था।
इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि उसके पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा भी नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कह दिया। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से में उससे पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उगता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ माइक ने कहा। मेरा डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे असली अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए। 45 मिनट गुजर गए थे। मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां से 20 मिनट तक बैठा और फिर उनसे मिलकर निकल गया था। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची और बच्चा का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बात करे। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बात कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नज़र अंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी को बिना मिले घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले और बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि वो मुझे जो कि ऑफिस में आकर मिले। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ना चाहते हो, यही ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, आप धोखेबाज हैं। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया था, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटा। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा।
कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? अमीर डैडी ने मुझसे कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने कहा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे स्कूल में सिखाया जाता है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती है और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपस में बातें नहीं करते हैं और यह एक तरह की आपको धक्का देती है और हर धक्के के जरिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बात कर रहा है, मैंने उनसे अपने मन में कहा। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। ज़िंदगी हम सबको धक्का मारती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करोगे जो कभी आएगा ही नहीं और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा देगा, ऐसी उम्मीद में बैठे रहोगे। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सभी चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला ही नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक अच्छा, मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो ये है कि आपने ज़िंदगी के थपेड़ों का सामना घुटने दे दिया। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे को एक तरफ देखते रहे और फिर मैंने अपनी नज़रें हटाई और उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अभी भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी कि अब मैं सीखने के लिए भी तैयार हो गया था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैं एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चख लो, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैं क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारी को शोषण करते हैं। अमीर डैडी ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे और हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो।
मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोषी या मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ, अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही। खैर, इस तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाता है? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं तो मैं इस काम को छोड़ कर चला जाऊँगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरियां या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है, मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए कहा मैंने। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी लोग करते हैं। वे ये जानते हुए भी कि कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और ये सोचकर तनख्वाह बढ़ाने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने पर उनकी समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उनका तनख्वाह की कमी हो जाती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह ज़िंदगी का कौन सा स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपने सवाल को दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझसे वह बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था। वह नज़रिया जो था वह ये था कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर के लिए पैसा काम करता है। यही नज़रिया था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, बस फ़र्क इतना था कि दोनों का विषय अलग अलग था। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, तुम्हें अच्छी और सुरक्षित कंपनी में जॉब मिल सके। वहीं पर अमीर डैडी मुझे ये सिखाने के प्रयास करते थे कि मैं कैसे पैसा बनाना सीख जाऊं, ताकि मैं किसी से काम करवा सकूं, किसी कंपनी को खरीदने का अवसर प्राप्त कर सकूं। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हुए। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें राह दिखाता है तो उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने लोगों का शोषण करता हूँ। क्या मैं उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है?
मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, वे डरते हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी वो बिल समय पे भुगतान नहीं कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल गया तो वो ज़्यादा कर्ज में डूब गए। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे का तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसीलिए हासिल किया ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिली। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने पर भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते हैं? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच पूछा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो तुम स्कूल जाओ। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम यह सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता है? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने उनसे कहा, उसकी चिंता फ़िलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिए जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। यह ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और वो फिर अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल हाँ, अमीर डैडी ने जवाब दिया। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने हाँ कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है, अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। आपने पिछले महीने को 50 सालों का गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी किस तरह गुजारनी पड़ती है, और या उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए, दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने के लिए विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि ये काफ़ी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह को चेक को देखते हैं, तो खासकर जब उनके टैक्स और बाकी कटौतियाँ काट ली जाती हैं। कम से कम तुम्हारी तो पूरी तनख्वाह मिली थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। आपका मतलब है ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा क्यों करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। परंतु गरीब और मध्य वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं।
ये कैसे संभव, मैंने पूछा। अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया था कि वे चाहते हैं कि मैं सुनूं, ना कि उनसे फालतू सवाल करूं। सीखने के लिए तैयार हो, उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। हाँ, जैसा मैंने कहा था, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम करवाया कैसे करवाया जाए, ये ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह से यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते हैं। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपना चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधित शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है कि क्योंकि उनको पैसे की समझ नहीं है, मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, मेरे डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स को उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम में अभी भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों को सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती है। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने ये समस्या कभी नहीं आती। तो मैं अभी भी सीखने की या जानने की जिज्ञासा है, मेरे डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सर हिलाया। अच्छा, ठीक है, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैं हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर दिन शनिवार 3 घंटे उसी तरह से काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले से ही काम कर रहा है और मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उसे करीने से जमा कर रहा है। अब तुम भी जल्दी जाकर काम में जुड़ जाओ। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़ों की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से न निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो, मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने पूछा। हमें डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी और कहा, दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका इस्तेमाल करना सीख लोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे और तुम्हें मैंने एक मौका दिया था कि तुम एक अच्छा और एक अमीर आदमी बन पाओगे। मैं यह बात सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था, अब मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगलियों को सिर पर रखा और कहा, इस्तेमाल करो, मीन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अपने काम में जुट जाओ। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया
कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता और मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ आसान भी हो गया। और मुझे अफसोस था कि अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का उनका मज़ा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अम्मी डैडी आए। इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चमक दिया और एक बड़ी घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, माइक ने कहा। मैंने भी सहमति में सिर हिला दिया। कुछ और सीखा? अम्मी डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और कंधे उड़ाकर कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो कि तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में ज़्यादातर लोगों की तरह बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा की मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाले 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक का काम करने के बाद मिलने वाले थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट कर सकता हूँ, परंतु लोगों को ये अच्छा नहीं लगता और मेहनती लोगों के लिए यह बस एक मजाक पूर्ण रहेगा। हमारे डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं और मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता ज़रूर है क्योंकि तुम दोनों को के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूं ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते हैं। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी परंतु हम ये भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ तमिल डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटा का ऑफर अच्छा नहीं लगा? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। 1 घंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे का $1 दूंगा, मेरे डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ने लग गया था परंतु हम फिर भी चुप थे। अच्छा तो $2। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सामने जैसे मेरे छोटे से 9 साल के पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैं हाँ कहना चाहता था परंतु किसी वजह से खामोश रहा। अच्छा $5 प्रति घंटा कर दें। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। लालच खत्म हो गया था और उसकी जगह शांति ले ली थी। अच्छा मेरे डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी को 2 भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है।
पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न सा बन जाता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से चलती है और उन्हें अगर ज़्यादा पैसा भी दे दिया जाए तो वो इसी पैटर्न में चलकर वो अपना खर्च बढ़ा लेंगे और इसी पैटर्न को चूहा दौड़ कहा जाता है। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, इस माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है, माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे और यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर जब तक इसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो। अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में, मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपको कहने का मतलब है कि यह पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम नहीं लेते, दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते। फिर उनके हाथों में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, और एक बार फिर से वे दिमाग से के सोचने के बजाय दिल से काम में करने लग जाते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, मेरे डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। डर के ही कारण वे नौकरी की जाल में फंसे रहते हैं और पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाए, परंतु हर रोज़ जब वो उठते हैं तो उनके साथ पुराना डर भी उनके साथ उठता है। तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनाना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी, मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में भी बात पूरी कर लेने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचक जीवन की इच्छा करें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता, अमीर होने के बाद भी नहीं, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने जवाब दिया। तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? नहीं, मेरे हिसाब तो ऐसा नहीं है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे में एक पागल हमारी मेज़ के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर
उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, और जबकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया होता कि अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया और पैसा देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर दुआएं दी और अपनी इच्छा किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इससे और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा कि जो ये व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति था, जो पागल व्यक्ति है, और मेरे कर्मचारी, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वो हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई खुद नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावना पूरी तरह से न निकल जाए। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अमीर डैडी ने कहा, भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं और इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम इसका मतलब समझ जाओगे। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय आप उसका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय कि आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या लंबे समय तक इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहते थे कि स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें सुरक्षित अच्छी नौकरी मिल सके। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ऐसा वो क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा था, ज़्यादातर लोग ऐसे ही सलाह देते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा रहता है। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम पैसे की ताकत पर काबू पाना सीखो। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर है या अज्ञान होता है जो लोग इस जाल में फंसे रखते हैं। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने ये देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी। पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इसी कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा डर और लालच की भावना रहेगी।
अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी होने मत दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित होने से बचाओ। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। असल में वे ये सोचते ही नहीं कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें एक गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसके मालिक ने गाजर लटका रखा होता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स और कैडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किया था, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता था। माइक ने पूछा। हाँ, पिता ने जवाब दिया। तो इसका काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ता है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर के पीछे नहीं भागता या उसे कुछ अलग फैसला करने का सोचता। तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुम में उम्मीद की जा सकती है कि तुम सीख सकते हो। और जब मैं तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह की लालच दिया तब तुमने एक बार फिर से अपनी भावनाओं पर काबू पाया। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था आपका। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोग के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है कि महीने के आखिर में चुकाए जाने वाली बिल यानी कि टॉर बेबी। अब पैसा ही उनकी ज़िंदगी चलाता है तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते थे कि यह सोच सकें क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त में वे दिल से सोचते थे, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय यह कहना चाहिए, क्या ऐसा यहाँ कुछ और है जो मुझे नहीं मिल रहा? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचार की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते हैं। जब वे अपनी पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर ज़िंदगी जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारे आगे की ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के लिए दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीक़ों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते हैं। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इस मौके को कभी नहीं देख पाते हैं। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलता है। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौके भांप सकते हो। हम वापस पार्क गए और उसी पिकनिक
बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहें और बातें करते रहें। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहें। दूसरे शनिवार की आखिरी में मैं मिसेस मार्टिन को दोबारा गुड बाय कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड पर ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने से सबसे दुखद बात यही थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है कि मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं उसके आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्दी ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप इन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली सा कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने उसकी सफाई की, कमरे उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माई की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपनी लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने वाले और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चों से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस में बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसतन लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी मिला। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार पढ़ती थी क्योंकि वह अपने पढ़ाई पर लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहते थे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठा करते थे और हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने का भी कोशिश किया, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में हमने ये जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल का काम है। इस बात को देखकर माइक के डैडी बहुत खुश थे, क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था कि हमने ये भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरियन हमारा पहला व्यवसाय था। जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे तो उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा था। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी कि अब हमें समझ में आ गया था कि एक्चुअल में अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आई होगी कि एक्चुअल में आप पैसे
पर कैसे काबू कर सकते हैं और उस पैसे को अपने लिए कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले सबक के लिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।